नमस्कार। बीपीएससी बायोलॉजी क्विक रिवीजन सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मेनली बात करेंगे सेल बायोलॉजी और फंडामेंटल्स के बारे में। इसमें हम लोग कवर करेंगे सेल हिस्ट्री और सेल थ्योरी के बारे में, जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सेल लॉन्गेस्ट होते हैं, कौन से शॉर्टेस्ट होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस जानेंगे, सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स और उनकी जो निकनेम्स हैं और जो उनके डिस्कवरर्स हैं सभी के नाम जानेंगे। और बाद में सेशन एंड करते हुए न्यूमोनिक्स और पीवाईक्यूज़ पे एक छोटा सा हम लोग स्लाइड देखेंगे। ठीक है, तो सेल इज़ अ डिफाइंड एज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप सबको पता होगा कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो इसको सेल थ्योरी प्रपोज करने के लिए एक लोग नहीं थे, दो लोगों का नाम एक साथ लिया जाता है, श्लीडन और श्वान। मैथियस श्लीडन एंड थियोडोर श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने बताया था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड न्यू सेल्स आर बॉर्न फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, न्यू सेल्स आर बॉर्न फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये टू बी मोर स्पेसिफिक रुडोल्फ वर्चाव है ना, इन्होंने कॉइन किया था, इन्होंने बताया था। ठीक है, 65 में पहली बार सेल की डिस्कवरी की गई थी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या देखा था कि जो इनकी लैब में एक कॉर्क पड़ा था। कॉर्क होता है लकड़ी का ढक्कन, जो पहले बियर वेयर की बॉटल्स को बंद करने में यूज़ होता था। तो कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। उन्होंने देखा कि इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना। इनको इन्होंने सेल नाम दिया। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं। फिर 1674 में एंटनी वैन ल्यूहोक आए। इन्होंने क्या देखा कि इनकी जो बगल में पॉन्ड में है ना, तालाब का जो पानी था उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो उसमें उनको लिविंग सेल्स दिखे ना, सेल्स मूव कर रहे थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टू डिस्क्राइब और फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, तो एंटनी वैन ल्यूहोक का नाम आएगा। 1674 में इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब डेफिनेशन हमने देखा, सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय श्लीडन एंड श्वान। ये पहले ही पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया है। ठीक, तो एक क्विक रिकैप देखते हैं इसका। तो 1665 से शुरू होता है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में इन्होंने डेड कॉर्क सेल्स में सेल देखे थे, डेड कॉर्क सेल देखे थे, तो इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर 1674 में एंटनी वैन ल्यूहोक ने पहले लिविंग सेल्स फाइंड किए थे अपने तालाब के पानी में, बैक्टीरिया जो उन्होंने देखे थे। फिर 1838 में एम श्लीडन आए थे। इन्होंने बताया था, मैथियस श्लीडन ने बताया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। और 1839 में श्वान जो आए थे, उन्होंने बताया था कि ऑल एनिमल आर मेड ऑफ सेल। इसलिए जो ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल एंड ऑल एनिमल आर मेड ऑफ सेल, ये दोनों मिलकर सेल थ्योरी बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेल थ्योरी में दोनों लोग का नाम आता है, श्लीडन एंड श्वान का। ठीक है, फिर 1855 में रुडोल्फ वर्काउ ने बताया था कॉइन की ओमनिस सेलुला ए सेलुलिस। तो उन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड फ्रॉम, दे ओनली अराइज फ्रॉम प्रीवियस सेल। ठीक है, तो ये पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक। हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स, तो ल्यूहोक। और हु कंप्लीटेड द सेल थ्योरी, तो रुडोल्फ वर्चाव। ठीक, सेल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, ये होता है न्यूरॉन। दे कैन बी अप टू 1 मीटर इन लेंथ। ठीक है, न्यूरॉन्स इतने लंबे हो सकते हैं। फिर जो शॉर्टेस्ट सेल होता है किसी ह्यूमन बॉडी में, वो होता है स्पर्म। और फीमेल में सबसे शॉर्टेस्ट सेल क्या हुआ, तो वो तो आरबीसी हो गया। आरबीसी जब मैच्योर होता है, मैच्योर्ड आरबीसी में मैच्योर होता है, तो उसमें
न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट नहीं, यहाँ पे लार्जेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो होता है एग, फीमेल का एग, है ना, वो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ इज़ माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ इज़ ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो होता है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं हम लोग, तो प्लांट वर्सेस एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो पहला डिफरेंस होता है इसमें न्यूक्लियस के लेवल पे होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल में अच्छे से मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ होगी तो न्यूक्लियस इकट्ठा रहेगा एक, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, तो जो मटेरियल होता है वो फैला हुआ होता है, तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। सेल साइज़ की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो छोटे होते हैं, 1 to 10 माइक्रोन, माइक्रोमीटर या माइक्रोन ये रेंज होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो 10 से 100 माइक्रोन उससे भी लंबे हो सकते हैं, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, तो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। फिर जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि आपका साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो प्रॉपर क्रोमोसोम में पैक्ड होता है वो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, लीनियर डीएनए होता है। प्रोकैरियोट में सिंगल सर्कुलर डीएनए था और यूकैरियोट में लीनियर डीएनए था। राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आएंगे, और यूकैरियोटिक सेल में आपके प्लांट, एनिमल, फंगाई, प्रोटिस्ट, ये सब आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल और प्लांट सेल के बारे में, ठीक। तो सेल आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड हाउ दे स्टोर एनर्जी। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। कोई भी सेल होता है तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक सेल के टाइप होते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के बाहर मेम्ब्रेन होता है। कौन सा मेम्ब्रेन होता है सेल के सबसे बाहर? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो एनिमल सेल में बस मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन प्लांट सेल में उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, वो प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है? प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड कई तरह के होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्ज होते हैं और कुछ ही होते हैं, 2-3 वैक्यूल, 1 से 2 वैक्यूल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स हैं, लेकिन यही एनिमल सेल में ये छोटे छोटे कई सारे मल्टीपल वैक्यूल्स हैं। तो ये डिफरेंशिएटिंग पार्ट होता है। फिर लाइजोसोम, प्लांट सेल में लाइजोसोम बहुत रेयरली मिलते हैं, ठीक है, और एनिमल सेल में लाइजोसोम ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। अब एनर्जी स्टोरेज, जो प्लांट सेल है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है, स्टार्च और फैट के फॉर्म में। लेकिन यही एनिमल सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मेनली ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ये भी हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब ये डायग्राम है, इन्होंने प्लांट सेल वॉल और प्लास्टिक देखो बना रखा है। ये जो सबसे बाहरी कवरिंग है ये सेल वॉल है, ठीक। ये एनिमल सेल में ये देखो बाहरी कवरिंग नहीं है, इन्होंने बस इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। एनर्जी स्टोरेज स्टार्च और फैट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन होता है, ठीक। तो अब सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं बारी बारी, सेल वॉल वगैरह इन सब की बात करते हैं। वॉल सेल वॉल इट इज़ एक्सक्लूसिव टू प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया। अब से कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो इट इज़ डेड, रिजिड एंड फुल्ली परमिएबल। ये मार्क करने वाला है कि सेल वॉल इज़ फुल्ली परमिएबल। यही जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है,
वो कुछ सिलेक्टेड चीज़ को जाने देता है। लेकिन यहाँ सेल वॉल जो होता है फुल्ली परमिएबल होता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट। कॉम्पोजिशन क्या होता है, मैंने बताया था कि सेलुलोज का बना होता है प्लांट्स में, बाकी फंगी में ये काइटिन का बना होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है ये बैक्टीरिया में, ठीक है। अब ये पेक्टिन होता है जो कि 2 सेल्स को जोड़ के रखता है, ठीक है। तो जब फ्रूट कच्चा होता है तो बहुत हार्ड होता है ना, उसको छुड़ाने में, उसको अलग करने में, उसको तोड़ने में, उसको काटने में टाइट होता है। वही जब फ्रूट पक जाता है तो ईजिली कट जाता है। क्यों? क्योंकि पेक्टिन डिजोल्व हो जाता है, 2 सेल्स को चिपका के रखता है पेक्टिन, उनको मजबूती देता है, ठीक है। यही पेक्टिन जब प्लांट राइपन हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए जो पका हुआ फ्रूट होता है सॉफ्ट और स्वीट होता है। पेक्टिन जो है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये इट इज़ फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल एंड इट इज़ सेमी परमिएबल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमिएबल किससे बना होता है, तो ये प्रोटीन और फैट से मिलकर बना होता है। और जो वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है कि ये जो फ्लूइड मॉडल होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है, ये किसने डिस्कवर किया था, तो सिंगर और निकोल्सन ने डिस्कवर किया था। अभी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ऐसा बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, है ना, लिपिड बाइलेयर। ये फॉस्फोलिपिड होता है, इसका हेड है, इसका टेल है। तो ये जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी, वाटर लविंग होता है। फिलिक मतलब लविंग, फाइल मतलब लविंग। और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक, ठीक है। तो अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जो हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है और दोनों टेल पास में होता है, फिर हेड बाहर की तरफ होता है। ऐसी हेड, दोनों टेल, हेड, दोनों टेल, हेड, दोनों टेल, और दोनों टेल, हेड, ऐसे कर करके, है ना। ये पूरी 2 लेयर की होती है, बाई लेयर होता है। तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, है ना। सेल मेम्ब्रेन हमारा 2 लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड के, तो ये याद रखने वाली बात है। उसमें प्रोटीन होता है ना, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ये कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं ये प्रोटीन होता है। तो ये कैसे होता है कि आपने अगर आप ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या है कि ये जो पूरा फॉस्फोलिपिड का जो लेयर है वो मूव करता रहता है, कॉन्स्टेंटली हिलता रहता है। वो हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है ना, लिक्विड स्ट्रक्चर है थोड़ा, है ना, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है। तो उसमें जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, जैसे कि सी में, है ना, बोट्स फ्लोट करती हैं, तो वैसे ही लिपिड बाइलेयर में आपका कैरियर प्रोटीन फ्लोट करते हैं। कैरियर प्रोटीन का काम क्या होता है कि जो भी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इधर से डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन एक चैनल होता है, तो उस चैनल के थ्रू वो ईजिली पास कर जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था किसने, सिंगर एंड निकोल्सन ने, ठीक। अब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो सेल्स मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। तो जब पहले बात करते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का सिंपली मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा है और जो चीज़ जहाँ पे कम है, तो वो चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी। इस प्रोसेस में कहीं एनर्जी खर्च नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप एक बाल्टी पानी भर के लो और उसको छत पे लेते जाओ, तो वहाँ पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है छत के ऊपर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड। तो जब आप पानी को छोड़ो, गिराओगे, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि नीचे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है और ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है तो उसमें एनर्जी आपको अलग से एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। तो डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है और नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर ऑस्मोसिस होता है। अगर डिफ्यूजन पानी का हो रहा हो तो उसको ऑस्मोसिस बोलता है। अब इसमें क्या होता है कि ट्रिक क्वेश्चन होता है कि कभी बोलते हैं कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। सिंपली मतलब क्या हुआ इसका कि सॉल्यूट का ये देखिए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, ये ऑस्मोसिस है। तो ये
सॉल्यूट, ये जो ऑरेंज डॉट है ये सॉलिड हो गया। तो यहाँ पे सॉलिड कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सॉलिड कंसनट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा कि जहाँ पे सॉलिड कंसनट्रेशन कम होगा तो यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, है ना, और जहाँ पे सॉलिड कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पानी कम होगा। तो पानी ज़्यादा से पानी कम की तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन वो कंसनट्रेशन जो बात कर रहे हैं वो सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉलिड कंसनट्रेशन कम हो गया, यहाँ पे सॉलिड कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो पानी कम कंसनट्रेशन वाले से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। अब प्लाज्मोलिसिस होता है, इट अकर्स व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाई कंसनट्रेशन सॉल्यूशन कॉजिंग इट टू श्रिंक एंड लूज वाटर, है ना, एंड इवेंचुअली डाई। तब इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोलिसिस, इसको ना हाई कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में रख देंगे तो बाहर कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट का ज़्यादा है, पानी कम है, तो पानी सेल में से बाहर की तरफ जाएगा, तो सेल में से पूरा पानी सूख जाएगा, सेल छोटा हो जाएगा, सेल श्रंकन हो जाएगा और वो इवेंचुअली वो सेल मर जाएगा। ठीक है, तो ये प्लाज्मोलिसिस हो गया। और इसलिए जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे सिरका हो गया, सिरके में हम लोग चीनी ज़्यादा डालते हैं, अचार मतलब में नमक हो गया और चीनी हो गया सिरके में, ये बाहर का जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाता है, मतलब बहुत कंसंट्रेटेड मीडियम बनाता है। जो भी आम हो गया, जो भी उसमें चीज़, जिस चीज़ का अचार होता है उसके चारों तरफ एक कंसंट्रेटेड मीडियम होता है। तो क्या होता है कि सेल में से पानी निकल जाता है और सेल इवेंचुअली उसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। कोई बैक्टीरिया जैसे भी आएंगे तो वो एनर्जी पानी रिलीज़ हो जाएगा और श्रंक कर जाएंगे और इवेंचुअली बैक्टीरियाज मर जाते हैं, तो इसलिए इनको प्रिजर्वेशन में काम आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले बात करते हैं जो पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, ये चीज़ याद रखनी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी रोल क्या है इसका, ये पावर हाउस ऑफ सेल है, मतलब है ना, तो ये इट जनरेट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक ग्लूकोज। ठीक है, उस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी कॉइन बोलते हैं उस एटीपी को हम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी, तो ये भी चीज़ पूछ सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रिचर्ड ऑल्टमैन, है ना, जिन्होंने इसको बायोप्लास्ट बोला था। जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया था वो उन्होंने नाम दिया था बेंडा ने। तो रिचर्ड ऑल्टमैन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया बट द टर्म वाज गिवन बाय बेंडा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड सिंपल वाइल इनर मेम्ब्रेन हैज़ फिंगर लाइक फोल्ड्स, जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। तो ऐसे होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। जेनेटिक इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, पोटेंशियल क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि उसका खुद का डीएनए होता है, उसका खुद का राइबोसोम होता है, वो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस, वो खुद का प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, इनहेरिटेंस, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़ इनहेरिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द मदर। मतलब जो एक सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होती है, तो बाकी जो भी सेल का ऑर्गेनेल और बाकी फंक्शन है वो मेन न्यूक्लियस वाले डीएनए से ही कॉपी होकर दूसरे सेल में जाती है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है उसके पास क्योंकि खुद का डीएनए है तो खुद में ही वो अपना जेनेटिक मटेरियल बना लेती है। ठीक है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो प्रोटीन 60 to 65% प्रोटीन होते हैं, 20 to 25% फॉस्फोलिपिड होते हैं, आरएनए डीएनए 5 से 10%, मिनरल 1 से 2%। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले सेल ऑर्गेनेल के बारे में, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ये एक्सक्लूसिव है प्लांट सेल, बस प्लांट सेल में पाया जाता है ना, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो कौन कौन से प्लास्टिड होते हैं, वो वी हैव क्लोरोप्लास्ट।
जिसको कि ग्रीन प्लास्टिड भी बोला जाता है ना। इट इज़ फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, जैसे कि जो हरे पत्ते और जो हरी टहनियाँ होती हैं उसमें होता है। इनको ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। तो विच प्लास्टिड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्टिड। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है, ऐसे ही प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनोमस होता है प्लांट सेल में। ठीक है, और क्योंकि उसका डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, वो खुद की प्रोटीन बना सकता है। ठीक, तो विच ऑर्गेनेली इज़ हैविंग सेमी ऑटोनोमस प्रॉपर्टी इन एनिमल सेल, तो इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इन प्लांट सेल इट इज़ प्लास्टिड। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें ग्राना होता है विच इज़ साइट फॉर लाइट रिएक्शन। अब इसमें प्लास्टिड में 2 रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन आपका डे में चलता है और डार्क रिएक्शन आपका नाइट में चलता है। ठीक, इट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। वो क्या नाम देते हैं? सो क्वांटाजोम नाम देते हैं। ठीक है, एंड क्वांटाजोम कहाँ होते हैं? जो थाइलेकॉइड्स होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर, थाइलेकॉइड्स होते हैं, उसमें क्वांटाजोम है। तो जो क्वांटाजोम है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट का। अगला बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड। तो जितने भी रंग बिरंगे फल है ना, फल सब्जियां जो भी होते हैं, गाजर का हरा कलर, गाजर का ऑरेंज कलर हो गया, आपके ग्रेप्स में हरे कलर, काले कलर है ना, पपाया का येलो कलर, ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, दे प्रोवाइड नॉन ग्रीन कलर्स जैसे रेड, येलो, ऑरेंज टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। इट एड्स इन पॉलिनेशन बाई अट्रैक्टिंग इंसेक्ट एंड ब्राइट कलर्स विथ ब्राइट कलर्स। ठीक है, अब तीसरा जो प्लास्टिड है दैट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको स्टैंड्स फॉर वाइट, है ना। वाइट का कोई मतलब नहीं है, तो कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स, जैसे कि रूट्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं प्लांट्स के। रूट ट्यूबर क्या होता है कि जो पार्ट स्ट्रक्चर जो मोटा हो जाता है, फूल जाता है, उसको ट्यूबर बोलते हैं। जैसे कि आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा, है ना, तो जो उसमें स्वीट पोटैटो होता है उसका आपका फूला हुआ पार्ट रहता है, जो पोटैटो हो गया और उसका ट्यूबरस पार्ट है। ठीक है, वो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो ना लाइट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, दे आर डिस्ट्रॉयड इफ़ एक्सपोज टू सनलाइट, इसलिए वो ज़मीन के नीचे रहते हैं। उनका मेन काम क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का? स्टोरेज ऑफ फूड। तो सिंथेसिस ऑफ फूड इज़ कैरिड आउट बाई क्लोरोप्लास्ट, वेयर एज स्टोरेज ऑफ फूड इज़ कैरिड आउट बाई ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट कितने तरह के होते हैं? अमाइलोप्लास्ट होता है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च, पोटैटो और राइस में पाया जाता है। फिर वी हैव इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में आपका फैट और ऑयल्स स्टोर होते हैं ना, इस ऑयल और इसमें देखो आई ओ आ रहा है, IOL, है ना, ऐसे ऑयल। ठीक है, तो इलायोप्लास्ट आपका सोयाबीन पीनट्स में। फिर प्रोटीनोप्लास्ट होता है जो कि प्रोटीन स्टोर करता है पल्सेस और ग्रेन में। ठीक है, अब साइंटिफिक नोट क्या है? व्हेन पोटैटोज आर लेफ्ट एक्सपोज इन फील्ड दे टर्न ग्रीन बिकॉज अमाइलोप्लास्ट, जो अमाइलोप्लास्ट होता है जो स्टार्च स्टोर करता है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। उसमें क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। इसलिए जब आलू को ऐसे छोड़ देते हैं मिट्टी में फिर छोड़ में, तो उसमें जमने लगता है, बोलते हैं जमने लग गया है, उसका कलर ग्रीन बदलने लग जाता था, क्योंकि अमाइलोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में टॉक्सिक केमिकल एक रिलीज होता है सोटानिन, इसलिए उन आलू को नहीं खाना चाहिए जो हरे हो जाते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी बात करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेलुलर हाईवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली सारे प्रोटीन्स को इधर उधर ले जाने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय कीथ आर पोर्टर। ये चीज़ पूछा जा सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज डिस्कवर्ड बाय कीथ आर पोर्टर। ठीक है, दैट एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। इसका निकनेम क्या है? हाईवे ऑफ द सेल और सेलुलर स्केलेटन। ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड कनेक्ट्स न्यूक्लियस टू अदर पार्ट ऑफ सेल। जो एंडोप्लाज्मिक, जो न्यूक्लियस के आसपास आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, जो भी कुछ बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये
जहाँ बनता है वहाँ से बाकी पार्ट्स में सेल के उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम, वो रफ क्यों होता है क्योंकि उसके चारों तरफ राइबोसोम चिपके होते हैं। जैसे ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम, सब जगह राइबोसोम जब चिपक जाते हैं तो जो ऊपर से अपीयरेंस आने लगता है ना, डॉट 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 करके, वो रफ अपीयरेंस दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है, और राइबोसोम उसको नहीं होगा तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो क्या बनाएगा, फैट और लिपिड बनाता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ फैट और लिपिड बनाता है। की फंक्शन, प्रोटीन एंड फैट्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंबाइंड टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेटर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उन न्यूट्रलाइजिंग पॉइजन्स और पॉल्यूटेंट्स जो भी हमारे बॉडी में आते हैं उनको नलिफाई करता है। जो चौथा सेल ऑर्गेनेल है वो गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। वो हाईवे था, तो हाईवे है तो हाईवे पे ट्रैफिक होगी, ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला भी कोई होगा, तो इट इज़ गोल्गी बॉडी आर द ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये तो नाम याद ही रहेगा, है ना, नेम सेम है ना, कैमिलो गोल्गी। इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। गोल्गी बॉडी कहाँ पे होते हैं, सेल में न्यूक्लियस के बगल में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इनका प्राइमरी रोल क्या है, तो इनका प्राइमरी रोल है पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को जैसे एक तरह से मान लो रॉ प्रोडक्ट हो गया, तो कोई फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री क्या करती है, उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करती है और पैक करके भेजती है। तो पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन काम होता है आपका गोल्गी अपैरेटस का। ट्रैफिक कंट्रोलर नाम है इसका, ठीक है। प्लांट स्पेसिफिक फैक्ट की बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडीज़ होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, ठीक है, और उनको डिक्टियोसोम बोलते हैं। एनिमल में हम लोग गोल्गी बॉडीज़ बोलते हैं, प्लांट में डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक। सेल डिवीज़न में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कैसे, सेल प्लेट बना के। अब हम लोग बात करते हैं लाइजोसोम के बारे में। व्हाट अ लाइजोसोम, तो लाइजोसोम आर द सुसाइड बैग्स। ये क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। हाईवे कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रैफिक कंट्रोलर कौन होता है, गोल्गी अपैरेटस। और सुसाइडल बैग कौन होता है, लाइजोसोम्स, ठीक है। तो लाइजोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनकी डिस्कवरी किसने की थी, क्रिश्चियन डे ड्यूव, है ना। तो क्रिश्चियन डे ड्यूव ने लाइजोसोम की डिस्कवरी की थी। लाइजोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो कंटेन्स पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक मतलब H2O, हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी H2O की प्रेजेंस में तोड़ना, लिसिस मतलब, लिटिक मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, लिसिस मतलब, ठीक है। तो पानी की मदद से उस केमिकल रिएक्शन में पानी यूज़ होता है ना, वैसे नहीं कि पानी का धार मार दे तो टूट गया। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें पानी यूज़ होता है H2O, और फिर डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उसमें, लाइसोजाइम में, ठीक है। तो जो भी कुछ भी ख़राब चीज़ आता है सेल के अंदर तो वो लाइसोसोम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और लाइसोसोम में उसको फिर डाइजेस्ट कर दिया जाता है। उनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। अब ओरिजिन कहाँ से होता है, तो दे आर प्राइमरली फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडी, बट इन रेयर केसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन ऑल्सो प्रोड्यूस देम। और एक टर्म होता है एपोप्टोसिस। ये क्वेश्चन भी बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आ सकता है। तो एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, है ना। जितने भी कोई सेल हमारे बॉडी में ख़राब हो जाता है तो वो इकट्ठा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है ना, प्रोग्राम सेल डेथ, ये अपने आप उसको क्या करती है, लाइसोसोम को बर्स्ट कर देती है, फोड़ देती है। जब उसके एंजाइम्स फट जाएंगे, पूरे सेल में फैल जाएंगे, तो सारा सेल अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एपोप्टोसिस इज ए कंट्रोल प्रोसेस। इट रेगुलेट्स द सेपरेशन ऑफ एन इन्फेंट फिंगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोग एपोप्टोसिस बहुत जगह काम आता है। हम लोग जब पेट में होते हैं तो हमारी उंगली, जो हाथ पैर है, सब ऐसे सिंगल बनाता है। फिर दो उंगलियों के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको ये पहले चिपके होते हैं,
तो एपोप्टोसिस जो इस बीच में जितने भी सेल्स होंगे, ये सेल एपोप्टोसिस की मदद से ये मर गए। जब ये मर गए तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई, तो ये फिंगर अलग खुल गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल होता है एपोप्टोसिस का। अगर एपोप्टोसिस का फंक्शन हट जाए तो सेल ख़त्म नहीं होंगे, तो सेल इकट्ठा होते रहेंगे तो वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्रोसिस होता है डेथ, सेल डेथ कॉज बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एपोप्टोसिस क्या हो गया? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बता रहे कि प्रोग्राम्ड है, ये अंदर से ही है, बाहर से कोई इंजरी नहीं दे गई है। लेकिन जो नेक्रोसिस होता है, इट इज़ सेल डेथ कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स एंड फिजिकल इंजरी। ठीक है, अब लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ की बात करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं वो फंक्शन नहीं करते हैं, तो किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है तो वो चीज़ लाइसोसोम में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना, तो वो चीज़ इकट्ठा होने लगता है। तो उसी के नाम पे कई सारे डिजीज़ हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल है पॉम्पिस डिजीज़। तो पॉम्पिस डिजीज़ पूछा जाएगा अगर किस चीज़ का एग्जांपल है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? तो एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है वो इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन कॉजिंग मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस। अब मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म में, तो मसल काम करता रहता है क्योंकि ग्लाइकोजन नॉर्मली टूटता रहता है, एनर्जी निकलती रहती है। अब ये ग्लाइकोजन टूटना ही बंद कर देगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, तो मसल वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो वही पॉम्पस डिजीज़ बोलते हैं उसको। ठीक है, अब राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ये मैंने बताया था आपको। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, तो राइबोसोम प्लस या आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ये चीज़ याद रखना। दूसरा याद रखना, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी सेल मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम आर नॉट बाउंड बाय एनी सेल मेम्ब्रेन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसको भी याद रखना, जॉर्ज पैलेट। ठीक है, इसलिए इसको पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। राइबोसोम इज कॉल्ड पैलेट पार्टिकल। ठीक है, रोल क्या होता है इसका? प्रोटीन फैक्ट्री होता है। कॉम्पोजिशन क्या किस राइबोसोम में क्या क्या होता है? तो आरएनए होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, टुगेदर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और आरएनपी। लोकेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कितने तरह के राइबोसोम होते हैं? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, तो कई सारे तरह के राइबोसोम होते हैं। तो मेनली 70S और 80S राइबोसोम होते हैं। 70S आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, और 70S हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस इन ह्यूमन सेल और क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस इन प्लांट सेल। जो 80S राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम आर लार्जर, मोर डेवलप्ड, सो दे आर फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड कॉम्प्लेक्स प्लांट। ठीक है, दे आर फाउंड इन यूकैरियोट्स। अब सेंट्रोसोम और ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस वेयर mRNA मैसेंजर RNA कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम DNA टू राइबोसोम टू मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक प्रोटीन। अब ये सेल हो गया, सेल में न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अब न्यूक्लियस से जब भी कोई प्रोटीन बनना होगा तो इससे बन के आता है यहाँ पे mRNA। वी हैव mRNA। तो mRNA बनता कहाँ है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से बनने के बाद वो आ जाता है आपका साइटोसॉल में, तो वहाँ पे mRNA के आसपास राइबोसोम चिपक जाता है। ये mRNA हो गया, तो राइबोसोम आता है वहाँ पे। तो राइबोसोम क्या करते हैं, जो इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उससे वो mRNA से वो प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, फिर सेंट्रोसोम आता है। सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय टी बॉवेरी। तो हमारा जो सेंट्रोसोम होता है 0+9 के अरेंजमेंट में होता है। प्लेज अ वाइटल रोल इन सेल डिवीजन बाय ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम एंड हेल्पिंग देम सेपरेट। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ सेल, है ना। इट एक्ट्स एज अ ब्रेन, या फिर CPU बोलेंगे सेल के इसको। ठीक है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है. इट इज़ अ डबल लेयर मेम्ब्रेन मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट. इट कंटेन्स स्मॉल न्यूक्लियर पोर्स टू अलाउ मटेरियल्स फॉर इट्स एक्सचेंज. देखिए इन्होंने ये न्यूक्लियस बना रखा है, इसमें ये जो पोर्स बना रखे हैं ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. इससे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट ईजी होता है. ठीक है. वी हैव क्रोमेटिन थ्रेड्स, टैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना. इट इज़ नेम्ड बाय फ्लेमिंग. ड्यूरिंग सेल डिवीजन दीज कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम. मतलब जो नॉर्मली जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है ये ऐसे ही प्रेजेंट होता है ना, ऐसा लूज. लेकिन जब सेल डिवीज़न होना होता है तो ये धीरे धीरे जो ये फैला हुआ फॉर्म है ये कंडेंस्ड फॉर्म हो जाता है, ऐसे इकट्ठा हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, है ना. और फिर ये एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्रोमोजोम बोलते हैं. तो क्रोमोजोम के फॉर्म में ही ये एक सेल से दूसरे सेल में जाता है जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है. देन वी हैव न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फॉन्टेना. इट्स प्राइमरी जॉब इज़ टू सिंथेसाइज राइबोसोम. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फॉन्टेना. ठीक है. ये जो काला काला इसमें दिख रहा है आपको ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है और इसमें छोटा छोटा जो है ये न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? इट सिंथेसाइजेस राइबोसोम, डिस्कवर्ड बाय फॉन्टेना. जो केमिकल कंपोनेंट होता है, कंटेंट होता है इसका न्यूक्लियस का 60 to 70% प्रोटीन होता है, DNA होते हैं, RNA और फैट होते हैं. ठीक. अब क्रोमोसोम की बात करते हैं. तो क्रोमोसोम आर कंटेंस्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स दैट अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये मैंने अभी बताया था आपको. ठीक है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेसबर्गर एंड नेम्ड बाय वॉल्डेयर. तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम क्रोमोसोम वॉज गिवन बाय वॉल्डेयर, है ना. बट क्रोमोसोम वॉज ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेसबर्गर. प्राइमरी रोल क्या होता है इसका? हेरिडिटरी व्हीकल होता है इसका, बिकॉज दे कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. मैंने बताया था कि सेल जब डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं क्रोमोसोम की फॉर्म में ही एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हैं. ठीक है. अब जो इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्रोमेटिड्स होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है. जो ऐसे मैंने डायग्राम बनाया है तो कट सिस्टर क्रोमेटिड्स. सेंट्रोमियर, द पॉइंट वेयर 2 क्रोमेटिड्स आर जॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर. तो जो क्रोमेटिड यहाँ पे जॉइन होते हैं इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं. ठीक. मैट्रिक्स, the fluid-like substance inside the chromosome is called matrix or pellicle. The outer protective layer of chromosome is called pellicle. टीलोमेयर पूछा जा सकता है कि ये क्रोमोसोम के टिप पे होता है ना. They are used by scientists to determine biological age, है ना. ये टिप पे प्रेजेंट होता है टीलोमेयर. ठीक है. टीलोमेयर शॉर्टनिंग होती है, जितना सेल डिवाइड होता जाएगा उतने टेलोमेयर छोटे होते जाएंगे. जब टेलोमेयर नहीं बचते हैं तो सेल डिवीज़न रुक जाता है. ठीक है. तो हम लोग बता सकते हैं कि सेल में डिवीज़न कैपेबिलिटी है कि नहीं है. अब क्रोमोसोम कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. एवरी स्पीसीज हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ह्यूमन में कितने होते हैं? तो वी हैव 23 पेयर्स. पेयर मतलब जोड़ा, तो 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम जिसमें से जो फर्स्ट के 22 पेयर्स हैं, दे आर ऑटोसोम्स. दे हैव फंक्शन इन अदर पार्ट्स ऑफ सेल. और जो रिप्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है डेट इज़ कैरीड बाई द 23rd पेयर. जो 23वां पेयर है ना. फीमेल्स में XX होता है और मेल्स में XY होता है, तो वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक. मैक्सिमम काउंट कितना हो सकता है किसी सेल में क्रोमोसोम का? तो वो प्रोटोजोआ है एवला कैंथा, उसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं. 800 पेयर्स और 1600 टोटल क्रोमोसोम. और मिनिमम कितना हो सकता है? तो जो एस्केरिस मेगैलोसिफेला है उसमें बस 2 ही क्रोमोसोम होते हैं. ठीक. जीनोम की बात करते हैं. तो जीन क्या होता है कि जीन द बेसिक फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी.
दे आर मेड ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। जीनोम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे जीन्स, उनको जीनोम बोलते हैं। और जीनोमिक क्या होता है? स्टडी ऑफ एंटायर जीनोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज जीनोमिक्स। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जीन किसको बोलते हैं? फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। और किसी एक ऑर्गेनिज्म में जितने जीन हैं उसको कंप्लीट सेट को जीनोम बोलते हैं, और इनकी स्टडी को जीनोमिक्स बुलाता है, ठीक। तो ये फिगर समझा रखा है कि जो भी कोई भी क्रोमोसोम होता है तो उसमें एक आर्म ये छोटी होती है और एक तरफ बड़ी होती है। तो जो छोटी होती है उसको पी आर्म बोलते हैं, जो बड़ी होती है उसको क्यू आर्म बोलते हैं। बीच में ये आपका सेंट्रोमियर होता है और आखिरी में टीलोमियर होता है, ठीक है। ये जो डीएनए होता है हमारा, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए इज़ द जेनेटिक आइडेंटिफायर ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम जीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो फ्रेडरिक मेशर फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए, कॉलिंग इट न्यूक्लियन। डबल हेलिक्स इसका जो स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर, वॉज इनिशियली आइडेंटिफाइड बाई रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। ये जो रोजालिंड फ्रैंकलिन है, इन्होंने इनिशियली इसके बारे में बताया था, लेकिन जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को नोबेल प्राइज़ मिला था इसके डबल हेलिकल मॉडल के लिए। केमिकल बॉन्ड्स किसके किसके बीच में होता है? तो जो एडेनिन और थाइमिन है उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और सी और जी के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एडेनिन में आपका थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है। टाइप्स ऑफ डीएनए वी हैव बी डीएनए, एम डीएनए, जेड डीएनए, जी डीएनए एंड एस डीएनए। इतना पूछेगा नहीं, ठीक है। एम डीएनए को बस याद रखना है कि एम डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। अब आरएनए की बात करते हैं। आरएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ठीक है। आरएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, इस पर ध्यान रखना है आपको। अब जो आरएनए में बेसिस होते हैं क्या क्या होते हैं? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। यहाँ पे डीएनए हमने देखा था कि एडेनिन और थाइमिन था। थाइमिन इज़ प्रेजेंट इन डीएनए, वेयर इज यूरेसिल में देखिए आ रहा है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करते हैं तो वी हैव आरएनए, वी हैव टी आरएनए, वी हैव एम आरएनए, ठीक। आरएनए क्या होता है कि दे आर मोस्ट अबंडेंट, दे हेल्प इन राइबोसोम, इट हेल्प्स राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन। ये आर फॉर राइबोसोम, तो ये राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ये टी आरएनए, टी फॉर ट्रांसफ़र, किसका ट्रांसफ़र करते हैं? अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। और ये एम आरएनए होता है, इसको ये मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक। इट कैरीज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। मैंने बताया था कि न्यूक्लियस है, ये एम आरएनए बना के साइटोसोल में भेजता है। अब यहाँ पे उस एम आरएनए की मदद से प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा मतलब डीएनए से ही ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन से डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डॉग्मा है, ठीक। रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस बाय डीएनए इन विच डीएनए मेक्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। डीएनए से डीएनए बनता है, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इस टर्म को मत भूलिएगा, ये पूछा जा सकता है ना। और ट्रांसलेशन किसे बोलते हैं? तो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, तो इसको भी याद रखना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है कि डीएनए से आरएनए बनना। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? कि आरएनए से डीएनए बनाना, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। अब यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कंपेयर करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि प्रिमिटिव होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, है ना। दे लैक डिफाइंड न्यूक्लियस, कंटेन 78 राइबोसोम एंड यूजुअली हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम में बात कर चुके हैं।
यूकैरियोट में क्या होता है, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम होते हैं। सोमैटिक सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है। सोमैटिक सेल में जो आपके क्रोमोसोम होते हैं पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, 2n है ना, पेयर्स होते हैं, 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जैसे स्पर्म या एग हो गया हमारा, ओवम हो गया, उसमें सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स नहीं प्रेजेंट होते, तो उसमें टोटल 23 क्रोमोसोम होते हैं। सेल डिवीज़न की बात करते हैं अब। तो सेल डिवीज़न जो थ्योरी है रुडोल्फ वर्चॉव, ठीक है, रुडोल्फ वर्चॉव जो थे उन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये पहले बात कर चुके हैं। इसका मतलब न्यू सेल इज़ बॉर्न फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस होता है वो सोमेटिक सेल्स में होता है ना। माइटोसिस जो बॉडी के सेल्स होते हैं, नॉर्मल स्किन सेल, बोन सेल है ना, मसल्स के सेल होते हैं, वो उनमें माइटोसिस होता है। उसमें क्या होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है, एक सेल से दूसरे सेल बनता है। जो मियोसिस होता है ये रिप्रोडक्टिव सेल का पार्ट होता है। इनका काम होता है रिप्रोडक्शन, मतलब नई प्रोजेनी, नए सेल्स का फॉर्मेशन करना, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना है ना, प्रोजेनी का। तो सेल डिवीज़न बताया मैंने तुमको, रुडोल्फ वर्चॉव ओमनिस सेलुला ए सेलुला उन्होंने दिया था, ठीक है। माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। माइटोसिस किस बना रखा है बस, ठीक है। माइटोसिस इज अ 2-स्टेप प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीज़न, तो न्यूक्लियस के डिवीज़न कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और साइटोन मतलब होता है बॉडी या फिर सेल, साइटोन स्टैंड फॉर सेल। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का जो बॉडी होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है मेन, ठीक है, उसका डिवीज़न। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न और जो बॉडी का डिवीज़न होता है। तो अब अलग अलग फेजेस आते हैं एक ना सेल डिवीज़न में। तो नॉर्मल जो सेल की साइकिल होती है, हमें इंटरफेस होती है, फिर एक माइटोसिस वाली पीरियड आती है, ठीक है। माइटोसिस में आपका साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होता है। तो इंटरफेस की बात करते हैं। तो इंटरफेस क्या होता है किसी भी सेल का, इट इज़ द प्रिपरेटरी फेज। इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न शुरू होने से पहले का फेज़ होता है। इसमें क्या करता है कि सेल साइज़ में बढ़ा होता है ना, अब इकट्ठा करने का काम कर रहा है, साइज़ में बढ़ रहा है ताकि डिवीज़न के बाद से वो मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सके नए सेल्स में, ठीक है। और डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके, जितने भी रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन, जितने भी स्ट्रक्चर्स, जो मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, वो आपका इंटरफेज में ही सेल के अंदर इकट्ठा होता है। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है, जो फेज़ ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न। इसमें वी हैव प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनना शुरू करते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और थ्रेड्स हो गए, थ्रेड इकट्ठा होकर क्रोमोसोम बनते हैं। और जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है, ठीक है, और न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, ठीक है। ये प्रोफेज में होता है। प्रोफेज में क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो आपका अपोजिट साइड में चले जाता है, जैसे कि ये प्रोफेज है, ये दो सेंट्रोसोम हो गए, ये दोनों अपोजिट साइड में चले गए सेल के, ठीक है। फिर मेटाफेज में क्या होता है कि एकदम बीच में सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फुल्ली क्रोमोसोम बन के अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी शॉर्ट फेज 2 to 10 मिनट का होता है। और इस फेज़ में क्रोमोसोम सबसे क्लियरली विजिबल होता है, सबसे अच्छे से दिखते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सेंट्रोमियर से इसमें आपके अटैच हो जाते हैं। तो ये आपका मेटाफेज है। सारे ये एक प्लेट के अलॉन्ग है ना, बीच में मीडियन प्लेट है, इसके अलॉन्ग सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए। इसके बाद क्रोमोसोम्स बीच में से टूटते हैं, तो उसका आधा पार्ट इधर चला जाता है, आधा पार्ट इधर चला जाता है, तो उसको एनाफेज बोलते हैं। और जब पूरा जो सेपरेशन हो जाता है न्यूक्लियस के लेवल पे, तो उसको हम लोग फिर टीलोफेज बोल लेते हैं। तो एनाफेज इज़ द शॉर्टेस्ट फेज। ये पूछा जा सकता है कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट फेज, तो एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। स्पिंडल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग सिस्टर क्रोमेटिड्स अपार्ट
टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट एंड में किस फेज़ में खिंचना या टूटना शुरू हो जाते हैं, तो एनाफेज में, और टेलोफेज में ये सेपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपीयर हो जाता है और 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस में। अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, तो अब जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीज़न होता है, तो धीरे धीरे वो सेपरेट होते हैं और 2 अलग अलग नए सेल बन जाते हैं। तो इन प्लांट्स सेल प्लेट इज़ फॉर्म्ड इन द सेंटर बाय गोल्गी बॉडी टू डिवाइड द सेल। फिर वी हैव स्टेम सेल्स। स्टेम सेल को मास्टर सेल्स बोलते हैं बिकॉज स्टेम सेल्स आर द बेसिक सेल्स फ्रॉम विच ऑल अदर सेल्स विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर जनरेटेड। अब स्टेम सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब जो स्पर्म है ना, स्पर्म और जो एग है ना, ये फर्टिलाइज होके आपका एम्ब्रियो बनाते हैं। तो वही जब 100 से 150 सेल्स हो जाते हैं, तो जितना भी सारे सेल रहते हैं तो सारे सेल एक जैसे रहते हैं, डिवीजन हुआ रहता है तो सारे सेल एक जैसे रहते हैं, और उन सारे सेल्स में पूरी कैपेबिलिटी होती है कि वो फर्दर डिवाइड करके हर तरह की सेल्स बना सकते हैं, जैसे कि हाथ का सेल, नाक का सेल, लिवर का सेल, है ना, हर तरह का सेल उस एक सेल से आपका प्रोड्यूस हो सकता है, तो इसलिए उनको मास्टर सेल और स्टेम सेल बोलते हैं। यूनिक फीचर, दे हैव पोटेंशियल टू डिवाइड इंडिपेंडेंटली, कितना भी डिवीजन हो सकता है, एंड कैन डेवलप इनटू वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, कोई भी टिश्यू कोई भी ऑर्गन बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स, तो कई सारे स्टेम सेल्स होते हैं। वी हैव टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो टोटी मतलब होता है टोटल, इन टोटल, तो दे आर फाउंड इन द फर्स्ट 5 days ऑफ एन एम्ब्रियो, दे कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। एक सेल्स, एक टोटीपोटेंट सेल एक पूरा ह्यूमन बॉडी बना लेता है। फिर वी हैव प्लूरीपोटेंट। प्लूरी मतलब मल्टीपल, प्लूरल मतलब मल्टीपल। ठीक है, तो दे कैन, वो जो प्लूरीपोटेंट होता है उसमें भी अलग अलग सेल बनने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि मतलब आपका लिवर हो गया, तो लिवर में कुछ सेल्स जो लिवर के डक्ट बनाती हैं, कुछ सेल्स उसका जो मेन अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। तो प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है कि दे कैन डेवलप इनटू स्पेसिफिक ऑर्गन बट नॉट होल बॉडी। मतलब वो लिवर बनाएगा तो बनाएगा, लेकिन किडनी बनाएगा तो किडनी ही बनाएगा, पूरा बॉडी नहीं बना पाता है। ठीक है, इनका मेडिकल यूज़ क्या होता है कि दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको फर्दर फ्यूचर में अगर आपके लिवर डैमेज हो या कुछ हो गया तो उसको ग्रो करके उस चीज़ को आपको मतलब बॉडी में दोबारा ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एडवांसमेंट है मेडिकल रिसर्च में कि आपका जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके सेल्स को, अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व कर रखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसके लिए अलग से पैसे देना पड़ता है हर साल आपको। तो टिश्यू इज़ डिफाइंड एज, हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में, हिस्टोलॉजी एंड साइंस ऑफ टिश्यूज़। टिश्यू इज़ डिफाइंड एज स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर सिमिलर इन ओरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज़ मार्सेलो मेलपिगी, है ना। एंड जो मॉडर्न हिस्टोलॉजी है दैट वाज डेवलप्ड बाय बिचर्ट, एंड है ना, ही प्रोवाइडेड एन डीपर एक्सप्लेनेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी। जो बाइचर्ट है ना, बिचर्ट, इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर, मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल होते हैं, सेल से फिर टिश्यू बनता है। तो अलग अलग टिश्यूज होते हैं बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है। तो जितने भी बॉडी सरफेस होते हैं ये बाहर का ना, वो सारे एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि 2 सेल्स को जोड़ के रखती है ना, या फिर जैसे बोन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, दे आर, उसमें बोन्स में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, दे आर कनेक्टिव टिश्यू। द मस्कुलर टिश्यू होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, जैसे बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, सब मस्कुलर टिश्यू आते हैं। और नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी एक्टिविटीज़, जैसे ब्रेन और नर्व। अब बोन्स, एक 70 किलो का आदमी है,
तो उसमें 30 किलो के आसपास उसका बोनी वेट होता है, बोन का वेट होता है। मसल का वेट कितना होता है? 20 से 25 किलो। स्किन पतली सी लगती है लेकिन स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ना, तो 3 किलो के आसपास आपकी स्किन का वेट होता है। बाकी अदर फ्लूइड का वेट होता है 10 किलो के आसपास। तो आपको ये जान लो, ऐसे प्रॉपर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात हम लोग करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो बॉडीज़ प्रोटेक्टिव शील्ड। एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द एंटायर सर्फेस ऑफ बॉडी एंड लाइन्स द इंटरनल ऑर्गन्स। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। इट एक्ट्स द बैरियर अगेंस्ट एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स एंड पैथोजन। हमने कुछ लगाया, चाकू लगाया, हल्का सा कुछ लगाया तो कट तो नहीं गया, चाकू अंदर घुसा नहीं, क्योंकि ऊपर ये बैरियर प्रेजेंट है। स्किन एक्सक्रीशन काम करती है, पसीना निकलता है तो हमारे बॉडी से जो सॉल्ट है और पानी है ना, वेस्ट के फॉर्म में निकलता रहता है। थर्मो रेगुलेशन, गर्मी होती है तो पसीना ज़्यादा निकलता है, तो इवेपोरेशन होता है तो कूल करता है बॉडी को। तो उसका काम है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी काम आता है। अब जो स्किन में सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, तो इट इज़ एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर, है ना। ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इट इज़ द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ स्किन। इसमें क्या होता है? केराटिन प्रोटीन होता है जो कि स्किन को वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ बनाता है। इसके अंदर ही मिलानिन पिगमेंट होता है जो कि स्किन को कलर देता है, डार्क कलर, ठीक है। तो सन टैनिंग क्या होता है? एक्सपोजर टू सनलाइट इंक्रीजेज मेलानिन प्रोडक्शन लीडिंग टू डार्कर टोन, जिसको टैनिंग बोलते हैं। धूप में जाओगे तो स्किन काली हो जाती है क्योंकि मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रोसेस को टैनिंग बोलते हैं, तो है ना। फिर जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको डर्मिस बोलते हैं, वो लिविंग लेयर होती है स्किन में, ठीक है। इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द स्किन। कंपोनेंट्स क्या होता है? इट कंटेन नर्व एंडिंग दैट ट्रांसमिट सेंसेशन टू स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। बॉडीज़ जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उनकी बात करते हैं। तो इट्स सेल्स आर फार अपार्ट विथ सिग्निफिकेंट इंटरसेलुलर स्पेस। अब डिफरेंट टाइप के आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो एरियोलर टिश्यू होता है, फाउंड बिटवीन मसल एंड स्किन। इट्स प्राइमरी रोल इज़ टू कीप स्किन अटैच्ड टू अंडरलाइन मसल, ठीक है। स्किन और मसल के बीच में ये फैट प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू के फॉर्म में। फिर एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू इट स्टोर एनर्जी इन स्मॉल फैट ड्रॉपलेट। इट एक्ट्स एज थर्मल इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। फिर वी हैव इंटरस्टिशियम। इट इज़ रिसेंटली आइडेंटिफाइड एज 80th ऑर्गन। इट्स फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन टिश्यू एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम फिजिकल शॉक। फिर वी हैव लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड और लिम्फ, और सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन और कार्टिलेज। अब मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स मेड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स which facilitate movement through contraction and relaxation. अब मसल्स दो तरह के होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स एंड अनस्ट्राइटेड मसल्स। जो स्ट्राइटेड होते हैं ना वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ये जो बाइसेप्स हो गया ना, हमारा मन करेगा तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे विल पे काम कर रहा है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइटेड मसल। जो पेट है, आंत है, खाना पचता है, हम लोग सोए रहते हैं फिर भी पचता है, कुछ काम करते हैं फिर भी खाना पचता है। तो वो सारे एक्शंस इनवॉलंटरी है, मतलब हमारे विल के ऊपर नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलते हैं। तो वो दे आर कंट्रोल्ड बाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आपके अनस्ट्राइटेड मसल्स में आते हैं। कनेक्शन, स्ट्राइटेड मसल्स आर अटैच्ड टू बोन, है ना, ये बोन से अटैच्ड है। बाकी जो अनस्ट्राइटेड मसल्स है दे आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्टमक, लंग एंड आइज। एक्टिविटी इनकी स्ट्रॉन्ग बट दे गेट टायर्ड क्विकली, है ना। आप 10 बार 20-20 किलो के डंबल उठाओगे तो थक जाओगे, लेकिन हमारे जो हाथ है 24/7 काम ही करते रहते हैं। लेकिन दे आर वीकर बट नेवर गेट टायर्ड, दे वर्क फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है। फटीग से हमारे
जो मसल्स हैं, जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन उनमें कोई लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, जो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स हैं। तो ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ ह्यूमन टिश्यूज़। वी हैव एपिथेलियल टिश्यूज़, वी हैव कनेक्टिव टिश्यूज़, वी हैव मस्कुलर टिश्यू जिसमें एक्टिन और मायोसिन होता है, वी हैव नर्वस टिश्यू, ठीक है। कार्डियक मसल की बात करते हैं। कार्डियक मसल इज़ दी ओनली स्ट्राइटेड मसल, ये भी स्ट्राइटेड मसल होता है, ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यूसली, है ना, हमारे विल के बिना अपने आप ऑटोमेटिकली पंप करता रहता है, फटीग नहीं होता है। फाउंड एक्सक्लूसिवली इन हार्ट, मतलब बस हार्ट में ही होता है, ठीक है। दिस टिश्यू इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड वर्क्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ टाइम। इट कंटेन्स ए वेरी हाई डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है? तो इसमें बहुत सारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, जो इसको कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर दो टर्म्स आते हैं, एक होता है एट्रोफी, एक होता है हाइपरट्रोफी। एट्रोफी मतलब कोई मसल पतली हो गई, है ना, कमज़ोर हो गई, तो उसको एट्रोफी बोलते हैं। कोई मसल जैसे एक्सरसाइज करते जाओ तो डोले फूलते जाएंगे, तो उसको हाइपरट्रोफी का एग्जाम्पल है कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन मसल साइज, हाइपरट्रोफी। अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में बात किया जाए तो नर्वस टिश्यू फॉर्म्स द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द बॉडी विथ द न्यूरॉन, सर्विंग एज इट्स फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट। तो नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो जो हमारा ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और यहाँ से जो नर्व्स निकलते हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स, है ना, ये बॉडी में आती हैं। आप सारी नर्व्स जो हाथ में, पैर में, सारी बॉडी में जाते हैं, तो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। फिर वी हैव ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब कि वो ऑटोमेटिकली रन करता रहता है। सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है? जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है। एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर स्ट्रेस, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है। और पैरासिम्पैथेटिक जब नॉर्मली हम लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। फिर रीजनरेशन। अनलाइक मोस्ट अदर टिश्यूज, न्यूरॉन डू नॉट डिवाइड और रीजनरेट। इसलिए एक बार दिमाग कमज़ोर हो गया, है ना, दिमाग में चोट आ गई, तो बहुत लंबा समय लगता है दोबारा सही होने में, उसमें बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। रीजनरेशन की कैपेसिटी इसमें बहुत मिनिमम होती है, ठीक है। अब न्यूरॉन की बात करते हैं, तो न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ए नर्वस सिस्टम। अनलाइक अदर सेल, न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड डू नॉट अंडरगो सेल डिवीज़न, ठीक है। तो न्यूरॉन होता है, तो ये न्यूरॉन की बॉडी होती है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, और ये एक्सॉन होता है, ये ठीक है। ये टील होती है, ये जाके अलग अलग डेंड्राइट से जुड़ के अगले सेल के को मैसेज ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। एक्सॉन हो गया। तो डेंड्राइट्स आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। यहाँ से दूसरे न्यूरॉन से यहाँ से स्टिमुलाई रिसीव करता है इस डेंड्राइट के हेल्प से, ठीक है। वी हैव बॉडी एंड सोमा, ये बॉडी है ना, ठीक है। एक्सॉन, लॉन्ग फाइबर डेट कैरीज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से आई, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से आई, डेंड्राइट से सेल बॉडी में गई, सेल बॉडी से एक्सॉन में गई, एक्सॉन में गई, उसके बाद ये यहाँ पे सिनेप्सिस होते हैं, ये एक्सॉन से इनमें आ गई। फिर यहाँ पे ये जो अगले न्यूरॉन्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होते हैं, ये सिनेप्सिस होते हैं। सिनेप्सिस मतलब जंक्शंस। और फिर अगले न्यूरॉन का ये डेंड्राइट हो गया, ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट हो गया, ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट हो गया। तो ऐसे मैसेज आपका आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। वी हैव न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पे आके जो इम्पल्स होता है न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से फिर यहाँ पे जाते हैं, तो इम्पल्स आपका जो मैसेज है वो आगे रिले होता है,
जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पेस में, सिनेप्सिस में। तो एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, सिग्नल क्रॉस दिस गैप यूजिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब प्लांट हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। तो प्लांट हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। मेरिस्टेमिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमिक टिश्यूज क्या होता है? दीज आर प्राइमरी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू एक्टिव सेल डिवीजन। एपिकल टिश्यू इंटरकैलरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू होता है ना। इसमें एक्टिव सेल डिवीजन होता है। जो प्लांट है, हमने पौधा लगाया तो पौधे की हाइट बढ़ती है ना। उसकी जो तने हैं, तने ज़मीन में फैलती हैं, तो ये आपका एपिकल टिश्यू की ग्रोथ की वजह से होता है। फाउंड एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स, है ना। ये अगर प्लांट है तो इसकी टिप पे आपकी एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये रूट्स है, रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होती है, तो ये आपका लेंथ बढ़ाती है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द लेंथ। एपिकल टिश्यू क्या करता है? लेंथ बढ़ाता है। फिर वी हैव इंटरकैलरी टिश्यू। इट इज़ लोकेटेड इन मिडल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इट फैसिलिटेट्स इन डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर, है ना। बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रूट्स और फ्लावर बनाता है। फिर जो लेटरल टिश्यू होता है, इट इज़ फाउंड इन लोअर स्टेम्स, तनों में, नीचे वाले तनों में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं? दे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। ये मोटाई बढ़ाते हैं, तने की मोटाई बढ़ाते हैं। फिर वी हैव सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप डिवाइडिंग एंड टेक ऑन ए स्पेशलाइज्ड रोल। अभी जो टिश्यू यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे, जो प्लांट की लेंथ को बढ़ा रहे थे, कुछ टाइम बाद वो डिवीजन रुक जाता है और वो वहाँ पे मेरिस्मेटिक से आपका परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 तरह के होते हैं। जो पेरेन्काइमा होता है वो सॉफ्ट होता है, लिविंग टिश्यू होता है ना। सॉफ्ट होता है, लिविंग टिश्यू होता है। दोनों सेल्स के बीच में, उसके अंदर 2 सेल्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोरेज एंड वाटर बैलेंस, ठीक है। डायग्राम समझते हैं। ये देखो पेरेन्काइमा है, तो ये पे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। इनका जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो थिन होता है। अब दूसरा जो कोलेनकाइमल टिश्यू होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो पेड़ पौधे और जो पत्तियाँ होती हैं वो तनों से जुड़ी रहती हैं, हवा आती है तो हिलती हैं, टूटती नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जो कोलेनकाइमा है वो मेनली आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें जो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल थिन थी, इनकी प्राइमरी सेल वॉल थिक होती है, मोटी होती है इसमें। और जो तीसरे टाइप का टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमल टिश्यू, इसमें आपका प्राइमरी के साथ साथ इसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? स्ट्रक्चर टफ बनाते हैं स्ट्रक्चर को। जैसे कि जो पेड़ का तना होता है वो ना डार्क कलर का आपका वुडी होता है, हार्ड होता है बाहर से, तो ये टफनेस और सपोर्ट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये आपको याद रखना है, स्क्लेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड इज़ फाउंड इन बार्क एंड सीड कोट्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एक्सट्रीम मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें लिग्निन होता है। ये लिग्निन ज्वलनशील पदार्थ होता है। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल। तो इसलिए जब आग लगती है पेड़ों में तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को आग इजली लग जाती है लिग्निन की वजह से, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने जाइलम पहले पिछली वीडियो में बता रखा है कि जाइलम का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है ना। ये वाटर को रूट्स से ऊपर की तरफ ले जाता है। और फ्लोएम का मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये पत्तों में खाना सिंथेसाइज हुआ, उस पत्ते से ऊपर की तरफ भी ले जाएगा, नीचे की तरफ ले जाएगा, आगे ले जाएगा, पीछे ले जाएगा, हर जगह ले जाएगा, ठीक है। जाइलम इज़ मेड अप ऑफ मेनली डेड टिश्यूज़ एंड फ्लोएम इज़ मेड ऑफ मेनली लिविंग टिश्यू। जाइलम ट्रांसपोर्ट प्लांट एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल।
कैपिलरी एक्शन से ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये एटीपी यूज़ करता है। एज ऑफ अ ट्री, ये इसको नोट करते हैं, एज डिटर्मिनेशन। एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाई काउंटिंग द एनुअल रिंग्स फाउंड इन इट्स स्टेम। इसका मतलब क्या है, ये तना होता है ना, पेड़ का ये तना है, इसको यहाँ से काटेंगे, बीच में से देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, तो इसमें देखेंगे कई सारे रिंग्स होते हैं, तो जितने सारे रिंग्स होते हैं उसके हिसाब से पेड़ की एज का पता लगाया जा सकता है। तो एनुअल रिंग्स उन पे हर साल एक एक रिंग उस पर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो दीज आर एनुअल रिंग्स, तो उससे आपका प्लांट का एज को पता लगाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का ख़त्म। अगली यूनिट में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की।